नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। ये कहानी इरफान नाम के एक ऑटो ड्राइवर की होने वाली है जो कि जयपुर का रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को इरफान की आवाज में। एक रात में पूरे दिन मेहनत करके अपने घर की ओर निकलता हूँ। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाता हूँ। ऑटो रिक्शा पूरे दिन चलाने के बाद मैं थक जाता हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद भी खुश होता हूँ क्योंकि आज मेरी अच्छी कमाई हुई थी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि घर जाते वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले चलूँगा। मैं अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हर वक्त हर समय से ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाता हूँ ताकि किसी भी दिन मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। ये सब फ़ोन मुझे अपने घर से ही आ रहे थे। मेरे बच्चे मुझे जल्दी फ़ोन करके आने को कह रहे थे क्योंकि आज मेरा जन्मदिन था और वो मेरा जन्मदिन अपने साथ मनाना चाहते थे। मेरे बच्चे मुझे लगातार 2 घंटे से फ़ोन कर रहे थे और मैं उन्हें हर फ़ोन पर मना कर दे रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा पैसा और कमा लिया जाए ताकि शांति से मैं अपना जन्मदिन मना सकूं। इस वक्त 11 बज रहे थे और इस वक्त मेरे गांव के लोग नींद की अवस्था में होते हैं। अब मुझे कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे शायद से कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा। अब मेरी जेब में भी दिन के तकरीबन 1100 से 1500 की कमाई हो चुकी थी और अब मैं अपने घर की ओर निकल रहा था। मैंने अपने ऑटो के दोनों कानों को खींचा हुआ था। आज मैं बहुत खुश था और मैं रास्ते में पड़ने वाले ढाबे से कुछ खाने को लेकर जाने की भी सोच रहा था। रात का वक्त होने के कारण मैं अपनी ऑटो को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था और ये रास्ता मेरे घर की तरफ शॉर्टकट था। मैं अपने ऑटो को हवा से बातें करा रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी मेरी आंखों के सामने पड़ी। मैंने उसको बचाने के लिए ऑटो के हैंडल को दूसरी तरफ घुमा दिया और अंधेरा होने के कारण मुझे ये मालूम नहीं चला कि मेरा रास्ता अब बदल चुका है। मैं जिस रास्ते से अब जा रहा था उस रास्ते से मेरी एक खास बात जुड़ी हुई थी। ये बात कुछ ऐसी थी, 20 साल पहले मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था। मुझको उस रास्ते में घूमते ही अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है और मुझे अपना फिर से वही सफ़र याद आने लगता है। मैं इसी दिन 20 साल पहले इस रास्ते से आया था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मेरे ऑटो रिक्शा के सामने एक लड़की आ गई। उस लड़की की शक्ल देख मैं बेहद घबरा गया। अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर से सामने देखा, लेकिन इस बार वो लड़की वहां पर नहीं थी और उसी वक्त मैंने अपने कंधे पर उसी लड़की का हाथ देखा। मैं सर्दी भरी हवाओं में भी पसीने से भीग जाता हूँ। वो लड़की मुझसे बोलती है, भैया आगे की ओर चलोगे? मैं डरते हुए ना कह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे अपने घर की ओर जाना है। वे लड़की फिर से कहती है, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूंगी। मैं उसे अपने ऑटो में बिठा लेता हूँ। मैं अपना फ़ोन निकालकर अपने घर पर फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ, परंतु मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। लड़की मुझसे कहती है, यहाँ पर फ़ोन नहीं चलता है और मैं इस वक्त हद से ज़्यादा घबरा जाता हूँ जब मुझे मालूम पड़ता है कि जो लड़की मेरे ऑटो में बैठी होती है उसकी तस्वीर मुझे अगले वाले शीशे में दिखाई नहीं दे रही होती है। मैं उस लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरा ऑटो से ध्यान भटक जाता है और मेरा ऑटो एक विशाल पेड़ से टकरा जाता है। इसमें मेरी मौत हो जाती है और मेरे घर का माहौल अब बेहद चिंतित रहता है। पूरी रात मेरे परिवार को मेरी कोई भी खबर नहीं मिली होती है। मेरा फोन भी नहीं लग रहा होता है। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी बेहद चिंतित होते हैं। तभी मेरा एक पड़ोसी मेरे घर आता है और मेरी पत्नी को अखबार दिखाते हुए कहता है कि क्या कल इरफान सनगढ़ इलाके से आ रहा होता है? तो मेरी पत्नी कहती है, उसे नहीं मालूम, लेकिन ये इरफान नहीं हो सकते। वो गाड़ी कभी लापरवाही से नहीं चलाते। मेरी पत्नी इतने भरोसों से ये कह पा रही थी क्योंकि अखबार में मरने वाले की फोटो नहीं थी। और तभी मेरे घर के सामने अचानक से पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। सभी घबरा जाते हैं और पुलिस के हाथ में एक तस्वीर भी होती है। ये तस्वीर मेरी लाश की होती है। पुलिस जब मेरी पत्नी से पूछते हैं तो मेरी पत्नी कहती है, जी साहब,
मेरे पति है। मेरी पत्नी मेरा मर्द शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और मेरी पत्नी के आंसू बहने लगते हैं। मेरे बच्चे भी बेहद ज्यादा रो रहे थे। पुलिस, देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं। हम यहाँ पर आपकी सहायता करने के लिए ही आए हैं। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिससे इस केस में थोड़ी मदद मिलेगी। और मेरी पत्नी मदद करने के लिए हाँ कर देती है। पुलिस, इरफान ऑटो रिक्शा कब से चला रहा था? मेरी पत्नी, जी आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं। आज ही उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही ऑटो चलाना भी शुरू किया था। पुलिस, अच्छा, ये ऑटो उसके खुद का है? मेरी पत्नी, शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने ऑटो को अपने नाम पर करवा लिया था। इससे पहले ये ऑटो उनके चाचा जान का था। वे ऑटो यूनियन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। पुलिस मेरी पत्नी से पूछताछ करने के बाद मोहम्मद के पास पहुंचती है। मोहम्मद पूर्व ऑटो यूनियन का प्रधान रह चुका है और मेरा चाचा भी है। पहले तो वे पुलिस के हर सवाल का जवाब देने से मना कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब उसे मारने लगे तो उसने बताया इरफान की अम्मी बचपन में ही गुजर गई। इरफान के अब्बू यानी मेरे भाईजान बहुत ज्यादा शराबी थे और इरफान के लिए उसके माता पिता सब कुछ थे। एक दिन ज्यादा शराब की वजह से भाईजान की भी मौत हो गई और तभी इरफान अकेला हो गया। गरीबी के कारण ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। वह मेरे साथ ही रहने लगा। पहले तो हमने उसे पढ़ाई लिखाई के लिए कहा, लेकिन उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था। वो कहता था कि मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने आगे की जिंदगी सही से बिता सकूं। इरफान के जन्मदिन के दिन ही हमने ऑटो लिया और उसे गिफ्ट कर दिया। ऑटो मिलने पर वह बहुत ही ज्यादा खुश था। ऑटो चलाने के लिए आज उसका पहला दिन था। मैं भी उसके साथ ही गया। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस बीच में रोकता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि इरफान उस वक्त अकेला था। झूठ कहा था मैंने। इरफान का जन्मदिन था, इसीलिए उसके साथ एक शराब की बोतल और चखने में कुछ भुजिया भी थी। ये रास्ता हर वक्त सुनसान ही रहता है। उस वक्त रात के 10:15 हो रहे थे। हमारे ऑटो को एक लड़की ने रोका। वे बेहद खूबसूरत थी दिखने में और उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे और अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने और इरफान ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी। इरफान नशे में बेकाबू हो गया और वो उस लड़की का रेप करने। ये सुनते ही पुलिस वाले आगे के केस को समझ गए। उन्होंने उस केस को वापस से खोला और मोहम्मद को फांसी की सजा मिली और इरफान को सजा तो खुद वे लड़की ही दे चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको भी अपनी कहानी सुनानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ से मुझे मेल कर दीजिए। धन्यवाद।